नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास मिश्रा स्टडी 91 के इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इसी आपकी अच्छी तैयारी के सेशन में आज हम लोग देखेंगे अगला पार्ट वर्ब चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गंवाए, बिना समय को बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था वर्ब के बारे में, और वर्ब में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉडल वर्ब के बारे में। किसके बारे में? मॉडल वर्ब के बारे में। और मॉडल वर्ब में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था मे, माइट, मस्ट, कैन और कुड के बारे में। कहने का मतलब यह है कि जो 5 वर्ब्स लिखी हैं, 5 वर्ब्स आपके सामने जो लिखी हैं, इन 5 वर्ब्स के बारे में हम लोग देख चुके हुए थे। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और आगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे विल और शैल के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो विल और शैल का हम प्रयोग करते हैं हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हमेशा इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब भविष्य के अगर हमें कार्यों को व्यक्त करना होता है तो वहाँ पे हम विल का प्रयोग करते हैं या फिर शैल का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए आई और वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं, और अदर का मतलब ये होता है ही, सी, इट, दे, यू या फिर अदर कोई भी नाउन है। ठीक है, इन सब के लिए हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग किया करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मॉडर्न ग्रामर की बात करूँ, प्रेजेंट टाइम की बात करूँ, तो बेटा आपके एग्जाम में अब विल या शैल के प्रयोग की चीज़ें नहीं आ रही हैं। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये नहीं पूछेगा कि आई के साथ यहाँ विल का प्रयोग होगा या आई के साथ शैल का प्रयोग होगा। वहाँ पे ऑलरेडी लिख के देता है विल या शैल। एग्जाम को जो भी लिखना होता है और आपके आयोग को, बोर्ड को जो भी लिखना होता है वो वहाँ पे ऑलरेडी लिख के देता है, जो भी आपको वहाँ पे प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं बना करता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेगा इसके साथ आने वाली वर्ब के बारे में बनेगा, इसके यूजेज के बारे में बनेगा। ठीक है, तो सुनिए यहाँ पे, तो इन अदर के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। एक जगह ऐसी है जहाँ पे शैल का प्रयोग जरूरी हो जाता है। सुनिए वो जगह क्या है। देखिए अगर कोई सिंपल सेंटेंस लिखा, जैसे हमने लिखा आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, और एक हमने लिखा आई विल गो टू मार्केट। तो अगर कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है तो आई वी के साथ में वहाँ पे चाहे आप विल प्रयोग कीजिए चाहे शैल प्रयोग कीजिए, सामान्यतः सबके साथ इस समय विल का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर आप आई वी के साथ में भी विल का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 लिखा है ये भी सही है, सेंटेंस नंबर 2 लिखा है ये भी सही है, क्योंकि दोनों सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जब प्यारे बच्चों इनका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जैसे हमने लिखा शैल आई गो टू मार्केट, और दूसरा हमने लिखा विल आई गो टू मार्केट। ठीक है, ये 2 सेंटेंस हमने आपके सामने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों देखिए क्या है, ये शैल लिखा है, यहाँ पे विल लिखा है। जब भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में पहले आती है सब्जेक्ट से, तो वो सेंटेंस जो होता है हमेशा किस में होता है? इंट्रोगेटिव में होता है। ये लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क भी लगा, उससे भी हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि ये जो सेंटेंस लिखा है इंट्रोगेटिव में। तो जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होगा तब जिसके साथ जो प्रयोग किया जाता है वही प्रयोग होगा वहाँ पे। मतलब आई वी के साथ फिर वहाँ शैल का ही प्रयोग होगा। मतलब ये जो सेकंड वाला सेंटेंस लिखा है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आई के साथ क्या हम प्रयोग करेंगे? शैल का ही प्रयोग करेंगे। इतना आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूजेज के बारे में कि इनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। मतलब आई और वी का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सॉरी विल और शैल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, इस चीज़ को यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इनका प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में कहाँ पे? भविष्य को दिखाने के लिए, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। दूसरा थ्रेट को,
थ्रेट को, थ्रेट मतलब क्या होता है, धमकी देने के लिए, धमकी देने के लिए। जैसे आप बोलते हो ना आई विल, देखिए एग्जाम्पल के रूप में इसको देख लीजिए। जैसे हमने लिखा आई विल सी यू इन द कोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, तो यहाँ पे हमने विल का प्रयोग कर रखा है किस चीज़ को प्रकट करने के लिए, थ्रेट को। या हमने लिखा आई विल किल यू, ये भी क्या होता है, धमकी दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी देखिए विल का प्रयोग करके हमने क्या यूज कर रखा है, थ्रेट को यहाँ पे प्रदर्शित कर रखा है। इतना आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे इन सब का प्रयोग, इन सब के साथ साथ एश्योर करने के लिए भी, एश्योर करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ की सुनिश्चित करने के लिए भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, या फिर आश्वासन देने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा इफ़ यू वर्क हार्ड आई विल इंक्रीज योर सैलरी, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे देखो विल का प्रयोग करके हमने क्या यूज कर रखा है, यहाँ पे आश्वासन दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आई और वी का प्रयोग, विल और सेल का प्रयोग यहाँ पे किया करते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको इसके पास्ट टेंस के बारे में। विल का जो पास्ट, देखो विल जो होता है फ्यूचर को दिखाता है, तो विल का पास्ट होता है वुड और सेल का पास्ट होता है शुड, ठीक है। अब देखो इन सब का यूज कैसे होगा, तो यहाँ पे एक एक मैं अलग अलग यूज बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे वुड की बात कर लेता हूँ। तो प्यारे मित्रों वुड का प्रयोग करते हैं सामान्यतः, वुड का जो एक्चुअल प्रयोग है वो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए, किसके लिए करते हैं, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है। मतलब पास्ट के ऐसे कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं जिसमें हैबिट को दिखाया जाता है या फिर किसी आदत को दिखाया। जैसे हमने कहा राम बाजार जाया करता था, तो मैं क्या लिखूंगा, राम वुड गो टू मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वुड का प्रयोग कर रखा है किस चीज़ के लिए, पास्ट के हैबिट को बताने के लिए। लेकिन अगर यही सेंटेंस लिखूं, हमने लिखा ही सेड He said that Rohan will go to office. ऐसे हमने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा और ये हो गया अपना पार्ट ए, ये हो गया अपना पार्ट बी, ये हो गया पार्ट सी और ये हो गया पार्ट नंबर डी, ठीक है। ये सेंटेंस लिखा, हमने पूछा कि इसमें एरर क्या है, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखो सेड लिखी है ना, से जो होती है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। सेड जो होती है क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और सेड ही क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ऐसे वर्ड्स या ऐसी वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं जिनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो उसको पहचान करने के लिए हम ये देखते हैं, अगर वो वर्ब अकेले आई है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी आई होगी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म हुआ करती है। प्यारे मित्रों ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, क्यों, क्योंकि ये अकेले आई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में किया जाता है, इसके अलावा और कहीं भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो रूल ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हो रही है तो पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में ही होता है। तो यहाँ शुरुआत सेड से हुई, पास्ट में हो रहा है, तो आगे भी टेंस पास्ट में होगा। तो यहाँ विल लिखा हुआ है और विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वुड लिख देंगे। तो इस प्रकार से गलती किस पार्ट में है, बी वाले पार्ट में है। अब देखो विल भी मॉडल वर्ब है और वुड भी मॉडल वर्ब है, तो जितनी भी मॉडल वर्ब हो, चाहे उनका प्रेजेंट फॉर्म हो, पास्ट फॉर्म, इससे नहीं मतलब मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो गो सही लिखा, ऐसा नहीं कि गो को बदल के तुम लोग बेंट में कर दो, नहीं, फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे शुड के बारे में, ठीक है। तो शुड की हिंदी होती है चाहिए, शुड की हिंदी क्या होती है, चाहिए।
और शुड का प्रयोग हम सामान्यतः सजेशन के लिए करते हैं, सुझाव देने के लिए करते हैं। ठीक है, सुझाव देने के लिए जैसे हमने लिखा यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, पहला हमने लिखा। दूसरा हमने लिखा यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, ये हमने दूसरा सेंटेंस लिखा। देखो दोनों स्थान पे हमने क्या लिखा, शुड का प्रयोग। पहले की मीनिंग क्या होगी, यू शुड वर्क हार्ड, मतलब आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। और दूसरे की मीनिंग क्या होगी, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, मतलब आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। इन दोनों में ही हम क्या प्रकट कर रहे हैं, सजेशन, सुझाव देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सेल का पास्ट शुड होता है, तो ये जैसे यहाँ पे सेल का पास्ट शुड होता है, जैसे हमने विल का यूज किया है पास्ट में, वैसे ही यहाँ पे सेल का पास्ट होगा शुड, वैसे ही यूज किया जाएगा, वैसे ही सेंटेंस में उसको भी हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बना करते हैं सामान्यतया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हम जो वर्ब है वो है यूज टू। अगली वर्ब जो है हमारी वो क्या है, यूज टू। चलिए देखते हैं यूज टू के बारे में। क्या है, यूज टू के बारे में देखेंगे। देखिए अगर मैं सामान्यतया बात करूं यूज्ड टू का, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो यूज्ड टू होती है इसको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी बोलते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूज्ड टू का प्रयोग दो तरह से करते हैं, एक मॉडल वर्ब के रूप में और दूसरा एडजेक्टिव के रूप में। दूसरा कैसे करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में। जब यूज टू का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे तो ये भी पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताएगा, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन। पास्ट के हैबिचुअल एक्शन का मतलब भूतकाल की आदतों के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, भूतकाल की आदतों के बारे में। और जब एडजेक्टिव का प्रयोग हम यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो ये वर्तमान की आदत के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, वर्तमान की आदत के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब भी किसी सेंटेंस में हम यूज टू का प्रयोग करेंगे और अगर यूज टू का प्रयोग हम मॉडल वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, यूज्ड टू के बाद में वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर हम यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तो हमेशा यूज्ड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इतना आ रहा है समझ में। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने लिखा आई यूज्ड टू स्टडीइंग 10 to 12 आवर्स डेली। ठीक है, हमने लिखा अगला ही यूज्ड टू ट्रैवलिंग बाय बस। ठीक है, और एक हमने और लिखा ही इज यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस। ठीक है, ये जो पहला सेंटेंस दिया इसको हमने अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। हमने लिखा स्टडीड, ऑप्शन बी में लिखा स्टडी और ऑप्शन सी में लिखा स्टडीज और ऑप्शन डी में लिखा नो इम्प्रूवमेंट। देखो आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो यहाँ से इसी टाइप के बनेंगे। अभी जो पहला वाला सेंटेंस, अच्छा नीचे वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें भी हमने ऑप्शन बना दिया। ये ऑप्शन नंबर ए लिखा है ट्रैवल, ऑप्शन नंबर ए में हमने लिख दिया ट्रैवलिंग, ऑप्शन बी में लिख दिया ट्रैवल्स, ऑप्शन सी में लिख दिया ट्रैवल्ड और ऑप्शन डी में लिख दिया नो इम्प्रूवमेंट। अगर मैं एन आई लिख दूं केवल तो एन आई का मतलब नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। अब देखिए
सामान्यतः क्या होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, मॉडल वर्ब आती है, मॉडल वर्ब के बाद में मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जैसे सारी वर्ब्स हैं मॉडल वर्ब हैं, वैसे यूज्ड टू है। यूज्ड के साथ में टू देख के आप घबराइएगा नहीं, यूज्ड नाम की कोई मॉडल वर्ब नहीं होती। पहले थोड़ा सा और कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आपका। देखो प्यारे बच्चों, यूज्ड नाम से कोई मॉडल वर्ब नहीं होती, यूज नाम से कोई मॉडल वर्ब नहीं होती, यूजेज नाम से कोई मॉडल वर्ब नहीं होती, यूजिंग नाम से भी कोई मॉडल वर्ब नहीं होती है। ठीक है, ये सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं ये कोई भी मॉडल वर्ब नहीं है। अब प्यारे बच्चों आप सोचेंगे मॉडल वर्ब नहीं है तो फिर क्या है ये, तो ये सब की सब मेन वर्ब है। ठीक है, ये सब की सब क्या है, मेन वर्ब है। इन सब का अर्थ होता है प्रयोग, इन सब का अर्थ क्या होता है, प्रयोग। मॉडल वर्ब जो होती है वो क्या होती है, यूज्ड टू होती है, ये होती है अपनी मॉडल वर्ब, ये होती है क्या, अपनी मॉडल वर्ब। और इसका अर्थ प्रयोग नहीं होता, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसका अगर कहीं भी प्रयोग किया जाएगा तो इससे मॉडल वर्ब का सॉरी यूज्ड टू का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हमने बताया शुड मतलब चाहिए, कैन मतलब सकना, मे मतलब सकना, तो जैसे ये सब हमने मीनिंग बताई उस टाइप से यहाँ पे यूज्ड टू का कोई अर्थ नहीं हुआ करता, यूज्ड टू का कोई मीनिंग नहीं होता। बस हाँ, यूज्ड टू अगर कहीं भी लिखा है तो आप देखते ये समझ जाइए कि उसमें सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो पास्ट का हैबिट है, मतलब भूतकाल की कोई आदत के बारे में बता रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा है यूज्ड टू, ही सब्जेक्ट है, फिर यूज्ड टू, सब्जेक्ट के बाद में तुरंत यूज्ड टू आए तो क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब लिखी हैं। अब जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं उनके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ देखो ट्रैवलिंग लिखा, तो गलती क्या है, यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं होगी, क्या हो जाएगा, ट्रैवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रैवल। तो देखो अर्थ क्या निकलेगा, ही यूज्ड टू ट्रैवल बाई बस, तो इसकी मीनिंग निकलेगी वह बस से यात्रा किया करता था, मतलब ये उसकी भूतकाल की आदत थी। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें एक बात छिपी होती है, जैसे हमने कहा वह बस से यात्रा किया करता था, क्या बोला, ही यूज्ड टू ट्रैवल बाई बस, वह बस से यात्रा किया करता था। इसमें छिपी बात ये होती है कि ये केवल पास्ट की आदत को बताता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें यह भी बताता है कि अब वर्तमान में वैसा नहीं है। तो वह बस से यात्रा किया करता था, ये इसकी मीनिंग है, लेकिन इसमें शब्द ये छिपा है कि लेकिन अब नहीं करता। अगला देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो लिख रखा था, देखो पहला वाला जो सेंटेंस लिखा है इसकी मीनिंग क्या होगी, आई यूज्ड टू स्टडीइंग 10 to 12 आवर्स डेली। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे जो यूज्ड टू आई ये कैसी है, मॉडल वर्ब के रूप में है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब के रूप में आए तो किस चीज़ को दिखाएगा, यहाँ पे ये पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाएगा। पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाएगा तो सुनो देखो अर्थ क्या होगा, ही यूज्ड टू स्टडीइंग लिखा है, जितनी भी मॉडल वर्ब है मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो स्टडीइंग नहीं स्टडी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे सही है। मीनिंग इसकी क्या निकलेगी, वह रोज 10 से 12 घंटे पढ़ा करता था, ये इसका अर्थ निकलेगा। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसका अर्थ क्या निकलेगा, वह रोज 10 से 12 घंटे पढ़ा करता था, लेकिन इसमें मीनिंग छिपी क्या है, लेकिन अब नहीं पढ़ता। इतना समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा ही इज यूज्ड टू। अब देखो इज के साथ यहाँ यूज्ड टू आया ना, तो जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि पहले आए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बी बेस, बी बेस में क्या आएगा, इज, एम, आर, चूँकि यही वर्तमान की आदत के बारे में बताएंगे तो इन सब का प्रयोग हो। ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इसको हटा के नहीं, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो अगर कहीं पे सब्जेक्ट लिखा हो, सब्जेक्ट के बाद में चाहे इज आया हो या एम आया हो या फिर आर आया हो, ठीक है, अगर इन सब का प्रयोग किया गया हो और इन सब के बाद में कहीं भी यूज्ड टू लिखा हो तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में आएगी। और यहाँ जो यूज प्रयोग किया जाएगा वो एजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और जब एजेक्टिव के रूप में यूज टू का प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा वर्तमान की आदत के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, वर्तमान की आदत के बारे में बताता है। इतना आया समझ में। अब देखो एग्जाम्पल,
तो लिखा है ही इज यूज्ड टू ट्रैवल बाई बस। तो देखो इज के साथ यूज टू आया, इज के बाद में यूज टू आया तो कैसे आएगा एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो वर्तमान की आदत, देखो अर्थ क्या निकलेगा, ही इज यूज्ड टू ट्रैवल बाई बस, उससे बस से यात्रा करने की आदत है, उससे बस से यात्रा करने की आदत है। क्या है, उससे बस से यात्रा करने की आदत है। ये यहाँ पे अर्थ इसका निकल रहा है। तो आपने देखा कि जब यहाँ पे यूज टू का प्रयोग मॉडल ऑफ के रूप में हुआ तो ये पास्ट की हैबिट के बारे में बताया, यहाँ पे यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ तो वर्तमान की आदत के बारे में बताया। एक आध दो एग्जाम्पल और देखो आप। अगला हमने लिखा दे आर यूज्ड टू ईट स्वीट्स। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आर लिखी है ना, आर के साथ में यूज टू आया तो आर के साथ में या बी बेस की वर्ब के बाद में यूज टू आएगा तो ये क्या होगा एडजेक्टिव के रूप में। जब यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो ये किस चीज़ को दिखाता है, वर्तमान की आदत को दिखाता है। और जब भी किसी सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो किस फॉर्म में होती है, आईएनजी फॉर्म में। तो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है इसमें गलती क्या है कि यहाँ पे ईट नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अर्थ क्या निकलेगा, दे आर यूज्ड टू ईटिंग स्वीट्स, मतलब उन्हें मिठाई खाने की आदत है, उन्हें क्या है, मिठाई खाने की आदत है। ये यहाँ पे अर्थ निकल जाएगा। ऐसे अगर इसको घुमा के लिख दूं, मैं लिख दूं दे यूज्ड टू ईट स्वीट्स, तो इसका अर्थ क्या यहाँ पे निकलेगा, तो इसका अर्थ निकलेगा कि दे यूज्ड टू ईट स्वीट्स, वह मिठाई खाया करते थे, मतलब पास्ट की आदत है। लेकिन अब इसके साथ ये भी छिपा रहेगा, लेकिन अब नहीं खाते। आया समझ में? तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग थोड़ा सा। तो यूज टू के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे ऑट टू के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, ऑट टू के बारे में। ऑट टू, देखो इसको आउट टू मत पढ़ना, इसको ऑट टू पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो लोग ना समझ पाए उनके लिए इधर लिख दे रहा हूँ, ऑट टू पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसका अर्थ होता है हिंदी में चाहिए, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, चाहिए, ठीक है। और ये किसको दिखाता है, मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको मॉरल ऑब्लिगेशन प्रकट करना हो, मतलब नैतिक कर्तव्य, किसको प्रकट करना हो, नैतिक कर्तव्य को प्रकट करना हो, तो फिर आप वहां पे किस चीज का प्रयोग करते हैं, ऑट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑट टू का। देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में मॉडल ऑफ कौन सी आएगी, ऑट टू आएगी, फिर उसके बाद मेन ऑफ के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब देखो नैतिक कर्तव्य हमारे कौन से हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हमने लिखा वी ought to pay the taxes, हमें कर को अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो नैतिक कर्तव्य है, ought to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और देखो हमने लिखा हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो we ought to obey our elders, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। ये भी क्या है, हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है। एक और देखो हमने लिखा वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये भी क्या है, हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है। अब क्वेश्चन जो कभी कभी बनते हैं, ये इसके सब पॉजिटिव सेंटेंस है, ये इसके निगेटिव से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो निगेटिव में गलती क्या बच्चे करते हैं, हमने लिखा जैसे वी ऑट टू नॉट थ्रो द फिल्थ ऑन द रोड,
ठीक है, या ऐसे क्यों लिख दूँ, वी ऑट टू नॉट थ्रो फिल्थ ऑन द रोड। फिल्थ मतलब होता है गंदगी, तो हमें रोड पे गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, ये भी क्या है, हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है। अब प्यारे बच्चों, गलती यहाँ पे ये होती है कि जैसे सिंपली हम किसी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने लिखा ही कैन डू दिस, तो यहाँ पे कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, और डू क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। अब अगर हमें इसी का नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, ही कैन नॉट डू दिस, वह इसे नहीं कर सकता। ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे कैन के बाद हमने सामान्यतः नॉट लगा दिया। तो सामान्यतः तो हम जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो मॉडल वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग किया करते हैं, लेकिन अगर मैं ऑट टू की बात करूं तो इसका जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ऑट आता है, और फिर आर्ट के बाद में नॉट आता है, और फिर टू आता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे जो नॉट थ्रो फिल्थ लिखा है तो ये पूरा का पूरा पार्ट गलत हो जाएगा, और इसको सही कैसे करेंगे, बी आर्ट नॉट टू हो जाएगा। मतलब ये जो नॉट है ये यहाँ से उठेगा और आर्ट और टू के बीच में आ जाएगा। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। अब हम यहाँ पे देखेंगे नीड और डेयर के बारे में। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे नीड और डेयर के बारे में। देखो नीड मीन्स होता है आवश्यकता, नीड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता, और डेयर मीन्स होता है साहस। नीड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता, और डेयर मीन्स क्या होता है, साहस होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये भी दोनों ही क्या कहलाते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी। क्या कहलाते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी। मार्जिनल ऑक्सिलरी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका भी प्रयोग दो प्रकार से करते हैं। तो नीड और डेयर का प्रयोग दो प्रकार से कैसे करते हैं इसको देखो आप। हमने लिखा नीड और डेयर दो प्रकार से प्रयोग करेंगे, तो एक तो सबका कॉमन होगा कि इन सबका प्रयोग हम कैसे करते हैं, मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं, और दूसरा इनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी किया करते हैं। कैसे करते हैं, मेन वर्ब के रूप में। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब भी नीड या डेयर का प्रयोग कहीं भी मॉडल वर्ब के रूप में किया जाएगा तो हमेशा इनका प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। कभी भी इनका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। कभी भी इनका प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया करते हैं। लेकिन जब मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो इनका प्रयोग आप चाहें तो अफर्मेटिव में करें, या फिर इनका प्रयोग आप निगेटिव में करें, या फिर आप इनका प्रयोग इंट्रोगेटिव में करें। तीनों में से आप किसी भी प्रकार से इनका प्रयोग कर सकते हैं। आया समझ में? थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों जब भी हम किसी सेंटेंस में नीड या डेयर का प्रयोग करेंगे तो देखो पहले स्ट्रक्चर देख लो, एक तो मॉडल वर्ब के रूप में देख लो, और दूसरा इनका स्ट्रक्चर मेन वर्ब के रूप में देख लो। तो अगर इनका प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में होगा तो सबसे पहले इनका अफर्मेटिव देखेंगे, जो कि देखो इनका प्रयोग अफर्मेटिव के रूप में होता नहीं, तो सबसे पहले मॉडल वर्ब के रूप में इनका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसको देखो। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आएगा नीड, या फिर क्या आएगा, डेयर। और निगेटिव है तो इनके बाद नॉट आएगा, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो प्यारे बच्चों ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर इनका बनेगा इंट्रोगेटिव का। तो फिर इंट्रोगेटिव में सबसे पहले मॉडल वर्ब आती है नीड या फिर डेयर, फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक घंटी लगाना कृपया ना भूलें। ऐसा क्यों? स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है सेंटेंस का, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मॉडल वर्ब, और फिर उसके बाद में आता है नॉट, और फिर उसके बाद मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आती है, ऑब्जेक्ट। ये सभी मॉडलों के साथ ही फॉलो होता है, तो वही रूल नीड और डेयर के साथ भी फॉलो होगा। ये हो गया निगेटिव का, ये किसका हो गया, निगेटिव का। ऐसे ही जब हम इनका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो किसी भी मॉडल का जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो सबसे पहले क्या आता है, वो मॉडल वर्ब आती है, फिर उसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ करता है। ठीक,
जब इनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो सिंपली ऐसे सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी यहाँ पे मेन वर्ब और फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट नीड या डेयर लिख देंगे। नेगेटिव जब इनका बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। अब नेगेटिव बनाएंगे, प्रेजेंट होगा टेंस तो डूड आ जाएगा, पास्ट होगा तो डिड आएगा। तो जो भी आएगा डू, डज या डिड, और इन सब के साथ में भी हमेशा मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी सेंटेंस में, इसी में नहीं कहीं भी, अगर किसी भी सेंटेंस में डू, डज या डिड लिखा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसके बाद में मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्या आती है? मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब इनका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऐसे डू, डज या फिर डिड पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पे उसके बाद में फिर क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, और मेन वर्ब के रूप में, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मतलब मेन वर्ब के रूप में है यहाँ, तो यहाँ भी नीड या डेयर ही होगा, ठीक है। और ऐसे भी यहाँ भी क्या आएगा फिर नीड या डेयर ही होगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए रूल यहाँ पे ये बनता है कि कभी कभी क्या होता है नीड डेयर के बाद भी एक वर्ब आ जाती है, ठीक है। तो जब भी किसी सेंटेंस में हम नीड डेयर का प्रयोग करेंगे, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहले आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट जा रहा हूँ नोट भी कर सकते हैं। तो मैं 2 कॉलम बना दे रहा हूँ, एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ मॉडल वर्ब और एक तरफ लिख दे रहा हूँ मैं मेन वर्ब, और इनका एक एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि ही नीड नॉट टू कम हेयर, उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। और एक हमने यहाँ पे लिखा ही डज नॉट नीड कम हेयर, ठीक। अगला देखिए, हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाया तो हमने लिखा नीड ही टू कम हेयर, और अगला हमने लिखा डज ही नीड कम हेयर। ये तो नीड का हो गया। फिर डेयर का देखते हैं, हमने लिखा जैसे हमने कहा उसमें यहाँ आने की साहस, उसमें यहाँ आने की साहस नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे ही डेयर नॉट कम हेयर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ही डज नॉट डेयर कम हेयर, ठीक है। और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि क्या उसमें यहाँ आने का साहस है, तो हम क्या लिखेंगे डेयर ही कम हेयर, और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे डज ही डेयर कम हेयर। ये बना दिया हमने, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ नॉट वगैरह लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं इसको समझने के लिए। देखिए यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या आती है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद में फिर क्या आएगा नॉट, और फिर उसके बाद में मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है मेन वर्ब। इधर देखो सब्जेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर नीड या डेयर आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा नॉट, और नॉट के बाद में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि कोई भी मॉडल वर्ब हो, नीड या डेयर ही नहीं, कोई भी मॉडल वर्ब हो, सबके साथ मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लगाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इधर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो इधर से टू हटाएंगे और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। आपके एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही गलतियां उसमें देगा। इधर देखो लिखा ही क्या है? सब्जेक्ट। डज क्या हो गई यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। फिर नेगेटिव नॉट लगा और फिर क्या हो गई? मेन वर्ब। अच्छा कम देखो ये भी क्या है? मेन वर्ब है। मैंने आपको प्यारे बच्चों बता रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस। अगर इस फॉर्म में कोई भी वर्ब दिखे तो हमेशा क्या होगी? मेन वर्ब होगी। और किसी सेंटेंस में जितनी मेन वर्ब होती हैं उतने ही सब्जेक्ट होने चाहिए। तो हमने देखा सब्जेक्ट तो यहाँ एक ही है, मेन वर्ब यहाँ पे कितनी है? 2 है, क्योंकि ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इधर ये भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे रूल ये बनता है, और यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में नीड या डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा,
जब भी किसी भी सेंटेंस में नीड या डेयर का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करेंगे, ऐसे नीचे लिख दे रहा हूँ नीड या डेयर, और इनका प्रयोग कैसे करेंगे, मेन वर्ब के रूप में। तो रूल यहाँ ये होता है कि इसके बाद में हमेशा जो वर्ब आएगी वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होगी, ये आपको बस याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीड, फिर उसके बाद में टू लगा देंगे, यहाँ पे टू कम हेयर। अब ये जो सेंटेंस लिखा है क्या हो गया, सही हो गया। अगला देखिए लिखा डज, डज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, फिर नीड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अब दो मेन वर्ब तो साथ आएंगी नहीं, फिर इसके बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू। तो क्या हो जाएगा, डज ही नीड टू कम हेयर, क्या उसे यहाँ आने की आवश्यकता है, ये इसका मीनिंग। अगला देखो लिखा है नीड, नीड क्या है यहाँ पे, मॉडल वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट। अब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आएगी, तो टू का क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे। तो भैया कहने का मतलब ये है कि जब नीड या डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे तो इसके बाद आने वाली वर्ब के साथ टू नहीं लगाएंगे, जब मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो इसके बाद आने वाली वर्ब के साथ में टू लगाएंगे। आया समझ में इतना, चलिए देखते हैं। अगला देखिए ही लिखा है सब्जेक्ट, डेयर यहाँ पे क्या हो गई, सब्जेक्ट के बाद में आया तो फिर क्या हो जाएगी, मॉडल वर्ब। नॉट आया, और नॉट के बाद में मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की मेन वर्ब, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो आया हुआ है तो सेंटेंस सही है। डेयर यहाँ पे सबसे पहले आया तो क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब कभी भी सब्जेक्ट से पहले आती नहीं। फिर ही सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब के रूप में यहाँ क्या लिखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो ये भी क्या है, सही है। लेकिन अगर इधर देखें तो ही सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डज, और उसके बाद में डेयर क्या होगी, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद में अगर किसी सेंटेंस में नीड या डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है तो इसके बाद में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा, टू कम हेयर। तो ही डज नॉट डेयर टू कम हेयर, मतलब उसमें यहाँ आने का साहस नहीं है। अब फिर अगला लिखा है, क्या उसमें यहाँ आने का साहस है, तो देखो डज क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, अब मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद एक वर्ब आई है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, टू, तो हो जाएगा डज ही डेयर टू कम हेयर। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन से हम डील करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम देखो क्या क्या देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं मे, माइट, मस्ट, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कैन, कुड, हमने फिर देखा विल, सेल, और इसी के साथ देखा बिल का वुड, और सेल का क्या हमने देखा, शुड। उसके बाद में हमने देखा यूज टू, फिर हम लोगों ने देखा आर्ट टू, और फिर हम लोगों ने देखा नीड या डेयर, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब थी वो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। इस प्रकार से 13 जो मॉडल वर्ब अपनी थी वो 13 की 13 फिनिश हो गई हैं यहाँ पे। आशा करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें आपको मैंने बता रखी हैं उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बस उतना आपको केवल रिवाइज कर लेना है, ठीक है। क्लियर प्यारे मित्रों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस वर्ब के रूप में, इसको देखेंगे एडवांस वर्ब के रूप में। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडवांस वर्ब बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है इन्फिनिटिव, एक होती है जिरंड, और एक होती है पार्टिसिपल। क्या होती है, पार्टिसिपल होती है, ठीक है। पार्टिसिपल को फिर 3 भागों में बांटते हैं। एक होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होती है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। सामान्यतया प्यारे मित्रों होता यह है कि आपके एग्जाम में इधर से क्वेश्चन नहीं बना करते हैं, लेकिन अगर इस टाइप के कहीं क्वेश्चन आ भी जाएं तो आप उसको देख के भ्रमित ना हो, कोई परेशानी ना आए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इधर से आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इन्फिनिटिव जो होती है हमेशा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होती है और ये नाउन का काम किया करती है। ऐसे जिरंड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में होती है, ये भी नाउन का कार्य किया करती है, ठीक है। लेकिन जो ये अपना पार्टिसिपल होता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में होता है, लेकिन काम किसका करता है, जितने भी पार्टिसिपल हैं काम हमेशा सब एडजेक्टिव का करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हमेशा हैविंग के साथ में आता है और हैविंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है,
थर्ड फॉर्म आती है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो वो क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। आया समझ में प्यारे मित्रों। अब एक एक एग्जाम्पल हम इन पे देखेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि सिंपली पहले तो ये समझो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या आती है वर्ब, और फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम या तो नाउन किया करता है या तो प्रोनाउन किया करता है। आशा करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब प्यारे मित्रों कभी कभी ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट है अपना, सब्जेक्ट के स्थान पे ना तो कोई नाउन आता है ना तो कोई प्रोनाउन आता है, वहाँ पे कोई कार्य को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, मतलब किसी वर्ब को हमें वहाँ पे सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने कहा मोहन बाजार जा रहा है, मोहन टहल रहा है। ठीक है, तो अगर ये समय बोल रहा हूँ तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। लेकिन अगर हमने ये बोल दिया कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ पे फिर क्या लाभदायक है, टहलना लाभदायक है। ठीक है, तो यहाँ पे टहलना हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। देखो जैसे हमने लिखा वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ये सेंटेंस हमने यहाँ लिख दिया। हमने क्या लिखा यहाँ पे, वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। हमने दूसरा बताया कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो सामान्यतया ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का वो भी क्या होता है, या तो कोई नाउन होता है या तो प्रोनाउन। लेकिन जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कोई कार्य हो जाए ऐसा भी होता है। जैसे हमने लिखा आई लाइक, जैसे मैंने आई लाइक कैंडी लिख दूं, कैंडी टॉफी आप लोग जानते हो ना, या आई लाइक मोबाइल फोन्स, आई लाइक बाइक, आई लाइक कार, ऐसा कुछ लिख दें तो ये सब क्या है, या आई लाइक हिम या आई लाइक हर, कुछ भी है। तो अगर हम ऐसा लिख रहे हैं या आई लाइक हर ऐसा हम बोल दें तो यहाँ पे देखो ये आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, कैंडी क्या है, नाउन है। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, हर क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन लिखा या तो प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं यहीं लिख दूँ, मान लीजिए मुझे कोई कार्य करना पसंद हो, मैं लिख दूँ आई लाइक टीच, मुझे पढ़ाना पसंद है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या होगा प्यारे मित्रों, देखो वाक क्या है, वर्ब है, इज क्या है, वर्ब है, और ये सब के सब पूरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं। या आप अभी समझने के लिए ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हो। अब देखिए दिक्कत यहाँ पे क्या है कि ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है प्यारे मित्रों, सब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले क्या आता है प्यारे मित्रों, सब्जेक्ट आता है। अच्छा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है। क्या करता है, नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है। अब यहाँ पे ना तो नाउन दिया है और ना तो प्रोनाउन दिया है। यहाँ पे तो वर्ब दी है, वो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म दी है, फर्स्ट फॉर्म दी है। अच्छा, प्रोनाउन तो आपको पता है, प्रोनाउन क्या होता है, ही सी इट आई वी यू दे, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। प्यारे मित्रों ये आपको यहाँ तो पता है। तो क्या इनमें से कोई वर्ड लिखा है, इधर नहीं लिखा है। क्या वाक को प्रोनाउन में बदला जा सकता है, तो जाहिर सी बात है नहीं बदल सकते। वाक को हम कैसे बदल सकते हैं, वाक का फॉर्म बस चेंज कर सकते हैं। अगर वाक लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वाक्ड, या वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये भी वाक्ड, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस या वॉक्स लिख सकते हैं, या फिर आईएनजी फॉर्म क्या लिख सकते हैं, वॉकिंग लिख सकते हैं। इन पांचों फॉर्म्स के अलावा वाक का कोई छठवां फॉर्म नहीं बन सकता है। जो भी जितने भी फॉर्म होंगे इतने ही फॉर्म बन सकते हैं। लेकिन ये सब की सब ये तो क्या है, वर्ब है। हमें यहाँ चाहिए क्या, नाउन चाहिए। तो प्यारे मित्रों जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पे हमें यहाँ पे कोई नाउन चाहिए होता है जो आए सब्जेक्ट का काम करे। तो इन्हीं सिचुएशन से निपटने के लिए एडवांस वर्ब बनाई गई। अब प्यारे मित्रों आगे सुनो, जब भी कोई भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए, तो आपको पता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य कौन करता है, या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे नाउन बनाएंगे जिससे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हो जाए।
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन बनाने के दो तरीके, या तो हम इससे पहले टू लगा दें और या फिर इसके बाद में आईएनजी लगा दें। तो अगर इससे पहले टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो इसे ही इन्फिनेटिव बोला जाता है, और अगर इसमें आईएनजी लगा दें तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर आईएनजी फॉर्म तो आपने बताया मेन वर्ब के रूप में आती है, इसको तो चलो मान लिया कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इन्फिनेटिव, लेकिन आपने अभी बता रखा है मेन वर्ब के रूप में आएगी, तो हम पहचानेंगे कैसे? तो प्यारे मित्रों इसको समझो ऐसे, जैसे हमने लिखा दे आर वॉकिंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे वॉकिंग जब भी आएगा मेन वर्ब के रूप में, तो प्यारे मित्रों इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, ये पक्का है। इससे पहले हमेशा क्या आएगी, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में वॉकिंग का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे करे और अकेले आया हो, वॉकिंग का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे करे और अकेले आया हो, तो वो हमेशा वहाँ पे जिरंड कहलाएगा और काम किसका करेगा, नाउन का काम करेगा। अब देखो आ जाओ सेंटेंस पे, आपने लिखा वॉक। वॉक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई कहाँ है, वर्ब से पहले। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। हमें यहाँ चाहिए क्या, सब्जेक्ट। अब वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रोनाउन बना नहीं सकते क्योंकि प्रोनाउन वो सब होता है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको हमें नाउन बनाना पड़ेगा। इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको हमें नाउन बनाना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन बनाने के हमारे पास में दो तरीके हैं, या तो हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, या फिर इसमें हम क्या लगा दें, आईएनजी फॉर्म लगा दें। आया समझ में? तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, या तो हम इसको ऐसे लिख दें कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्या लिख दें, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे जो वॉकिंग शब्द आया, अब देखो यहाँ पे अकेले आया है और वर्ब से पहले आया है। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का। और अगर मैं ये पूछूंगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जैसे आई का मैं पूछूं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप फट से बताओगे ये क्या है, प्रोनाउन। ऐसे यहाँ पे वॉकिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच अब क्या हो जाएगा, नाउन। आया समझ में? तो कभी भी आप ये जान लो कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा तो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। आ क्या सकती है, या तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ मेन वर्ब का काम करेगी, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किसी वर्ब से पहले किया गया है या वर्ब के पहले सब्जेक्ट के स्थान पे किया गया है, तो फिर वहाँ पे किसका काम करेगी, जिरंड का काम करेगी, और वहाँ पे नाउन कहलाएगी। दूसरी भाषा में इसी को लिख सकते हो, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अब देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती क्या है, ये इन्फिनेटिव कहलाती है। और ये जो इन्फिनेटिव होती है ये भी काम किसका करती है, नाउन का कार्य करती है। और सब्जेक्ट के स्थान पे कौन कार्य कर सकता है, नाउन ही कार्य कर सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसे बनाया गया है। अब ये तो हो गई नाउन की बात। सेम चीज़ें फॉलो होती हैं ऑब्जेक्ट पर भी, मतलब ये सब्जेक्ट वाला तो हम लोग कर ले गए, सेम चीज़ें फॉलो करती हैं ऑब्जेक्ट पर भी। अब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन आना चाहिए या तो प्रोनाउन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लाइक भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई क्या है, सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि अगर किसी सेंटेंस में दो मेन वर्ब हैं तो उसके लिए दो सब्जेक्ट होने चाहिए। किसी भी सेंटेंस में प्यारे बच्चों उतनी ही मेन वर्ब आती है जितने उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं। तो इस सेंटेंस में लाइक का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट वर्ब, अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट का भी काम कौन करता है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का ही काम या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। हमको यहाँ चाहिए क्या, या तो नाउन चाहिए या तो प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो ये सब होते हैं जिनको हम बना नहीं सकते हैं। क्या टीच को हम प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं, नहीं, उसकी भी यही फॉर्म्स बनेंगी। तो हमें इसको नाउन बनाना है या फिर प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो कैंसिल हो गया। अब फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन बनाने के दो तरीके हैं, या तो आईएनजी लगाओ या तो उससे पहले टू लगाओ। तो ऐसा लिख सकते हो, आई लाइक टू टीच, या फिर आप बोल सकते हो आई लाइक टीचिंग। क्या बोल सकते हो,
आई लाइक टीचिंग, अब ये दोनों सही हो गए। और यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो इन्फिनेटिव, यहाँ आईएनजी फॉर्म आई तो जिरंड। देखो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है ना, तो इसीलिए ये अकेले आई तो ये जिरंड कहलाएगी। और ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो ये क्या कहलाएगी, इन्फिनेटिव कहलाएगी। और दो के दोनों ही काम किसका यहाँ पे कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहे हैं। दो के दोनों ही यहाँ पे काम किसका कर रहे हैं, यहाँ पे नाउन का कार्य कर रहे हैं। आया समझ में, क्लियर है ना। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो प्यारे मित्रों आपके एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पहली बात तो ये समझो कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इन दोनों का ही प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो इसके बाद में जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। कैसी होती है, सिंगुलर होती है। कैसे, देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना, तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब लगती नहीं, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगती है। तो देखो यहाँ पे वॉकिंग आया है, मतलब इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में आया तो यहाँ इज लिखा था, सॉरी यहाँ जिरंड सब्जेक्ट के रूप में आया तो इज लिखा था, यहाँ भी इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में आया, यहाँ भी क्या लिखा हुआ था, इज लिखा हुआ था। तो देखो दोनों ही स्थान पे कैसी वर्ब आई है, सिंगुलर वर्ब आई है। थोड़ा सा आगे देखो, आगे मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सॉरी ऐसे इसको समझो, मतलब सही ये भी है लेकिन थोड़ा सा उल्टा समझाऊंगा तो उल्टे से सीधे पे आप लोग जल्दी आते हो। देखो अगर किसी सेंटेंस में कहीं भी प्रीपोजिशन लिखा है, क्या लिखा है, प्रीपोजिशन, ये क्या होते हैं, जैसे हमने लिखा बाई, हमने लिखा विथ, हमने लिखा टू, हमने लिखा एट, हमने लिखा फॉर, हमने लिखा फ्रॉम, हमने लिखा ऑफ, हमने लिखा ऑफ, हमने लिखा व्हाइल, हमने लिखा एमंग, हमने लिखा बिटवीन। ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब प्रीपोजिशन होते हैं। तो प्यारे मित्रों रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन लिखा हो और प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, तो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। अगर किसी सेंटेंस में इन केस आया भी हो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में बदल दिया करते हैं। किस में बदल देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। इंट्रोडक्शन क्लास में इसको मैंने बताया भी है कि प्यारे बच्चों अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आई है तो प्रीपोजिशन कभी अकेले नहीं आती, हमेशा इसके बाद में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। अब बात ये आती है कि सर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्यारे बच्चों प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होता है उसको पीओ लिख दे रहा हूँ, ये हमेशा नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो अब प्रोनाउन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नाउन हमें चाहिए और मान लो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो फिर वही रूल है। बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन बनाने दो तरीके, या तो आईएनजी लगा दें या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगर यहाँ प्रीपोजिशन पहले से लिखा है और आईएनजी के स्थान पर अगर ऐसे लिखेंगे प्रीपोजिशन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप कहोगे सर दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से हम इसको नाउन बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर एक प्रीपोजिशन पहले से लिखा फिर टू लिख दोगे तो दो प्रीपोजिशन एक साथ आ जाएंगे, और दो प्रीपोजिशंस का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पैटर्न। तो इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम यहाँ पे आईएनजी लगाएं। क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दो तरीके से हम नाउन बना सकते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा दें या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर दो टू आ जाए, मतलब दो प्रीपोजिशन, एक टू एक पहले से प्रीपोजिशन लिखा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन कितना बचा है, एक ही बचा है। क्लियर, तो इस प्रकार से हम उसको डील करेंगे। चलो देखते हैं कैसे डील करेंगे। जैसे हमने लिखा कि दे प्रोटेक्टेड मी बाय टेक अम्ब्रेला फ्रॉम द रेन। ठीक है, अगला सेंटेंस हमने लिखा यू कैन अचीव दिस बाय वर्क हार्ड, ये हमने लिख दिया।
तो यहाँ पे हमने देखा बाई प्रीपोजिशन, यहाँ भी हमने देखा बाई प्रीपोजिशन, ठीक है, दोनों ही क्या है प्रीपोजिशन। हमने फिर देखा प्रीपोजिशन के बाद में यहाँ पे क्या आया हुआ है, तो हमने देखा प्रीपोजिशन के बाद इधर टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर वर्क क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखोगे आईएनजी में चेंज कर दोगे। तो इधर टेक को हम क्या बना देंगे टेकिंग, और इधर वर्क को हम क्या बना देंगे वर्किंग, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकलेगी कि दे प्रोटेक्टेड मी, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया, कैसे, बाई टेकिंग अम्ब्रेला, छाता लेकर, फ्रॉम द रेन, बरसात से। अगला देखो लिखा है यू सब्जेक्ट, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब हो गई, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ये ऑब्जेक्ट है। तो यू कैन अचीव, आप इसको प्राप्त कर सकते हो, अचीव दिस, इसे प्राप्त कर सकते हो बाई वर्किंग हार्ड होगा, बाई वर्क हार्ड नहीं, क्या होगा वर्किंग हार्ड। तो इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब मैं आगे बात करता हूँ पार्टिसिपल की। तो सुनिए यहाँ पे देखिए, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन से पहले किया गया हो, तो यहाँ पे ये काम किसका करती है एडजेक्टिव का, और इसको हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे हमने लिखा ही शॉट अ रनिंग डियर, ठीक है। तो डियर नाउन है, डियर कैसा है दौड़ता हुआ हिरन है। तो ये दौड़ता हुआ किसके बारे में बता रहा है, हिरन नाउन के बारे में बता रहा है ना, और नाउन की विशेषता जो बताता है उसे क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। तो जब किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनना इसको, जब किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। या और देखो कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा, ये बहुत फेमस लाइन है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं, कभी नहीं काटते। तो डॉग्स नाउन है, कैसे कुत्ते भौंकते हुए। तो देखो बार्किंग, बार्क वर्ब होती है ना, और इसी में आईएनजी लगा है। तो देखो नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव कहलाएगा। किस फॉर्म में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जब किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी नाउन के बारे में बताती है, एडजेक्टिव का काम करती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। आया समझ में। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। किसके बारे में पास्ट पार्टिसिपल। जब किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। सामान्यतः वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं, मेन वर्ब के रूप में। लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नाउन से पहले आया, नाउन की विशेषता कौन बताता है एडजेक्टिव। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव के रूप में किया गया हो, तो इसे ही पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। क्या बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा इंजर्ड मैन, तो देखो यह नाउन है, नाउन से पहले क्या आया है इंजर्ड। जैसे हमने लिखा ही सॉ एन इंजर्ड मैन, तो उसने एक घायल आदमी को देखा। तो घायल ये किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। नाउन के बारे में जो बताता है एडजेक्टिव, लेकिन ये किस फॉर्म में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो जब किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन के बारे में बताए, तो इसी को हम क्या बोल देंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोल देंगे इसी को पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। और ये हमेशा ऐसे कार्य के बारे में बताता है जो हो चुका होता है। अगला हमने लिखा कि आई स एन या आई स अ डेड हॉर्स, ठीक है। तो हॉर्स नाउन है, घोड़ा कैसा है मरा हुआ घोड़ा है। तो ये जो डेड बता रहा है किसके बारे में, नाउन के बारे में। नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है एडजेक्टिव। लेकिन ये तो डाई का थर्ड फॉर्म है ना, तो यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से नाउन की विशेषता बता रहे हैं। नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो जब किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन की विशेषता बताती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल।
क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है, बस समझो, इधर से क्वेश्चन नहीं आने हैं आपके एग्जाम में, बस इसको आप समझना। अगर एग्जाम में इन केस ऐसा कहीं आ जाता है तो कम से कम उसकी आप मीनिंग निकालो, उसको आप समझो, बस इसलिए समझा रहा हूँ। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इसका प्रयोग हम वहां पे करते हैं ऐसे सेंटेंसेज, सुनो ध्यान से बस, ऐसे सेंटेंसेज जिनमें एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य होता है, तो उस सेंटेंस में हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, he went to his office। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। देखो हैविंग के साथ वो की थर्ड फॉर्म आई ना, तो भोजन करने के बाद वह ऑफिस गया। तो देखो एक कार्य खत्म हुआ तब दूसरा कार्य हो रहा है। ऐसे हमने लिखा हैविंग कुकिंग फूड, ही एट दिस। ठीक है, मतलब भोजन पकाने के बाद उसने इसे खाया। ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है। अब देखो इसमें गलती क्या है प्यारे बच्चों, एक कार्य खत्म होने के बाद अगर दूसरा कार्य हमें कहीं दिखाना है, सही से लिख दे रहा हूं, तो वहां पे हमको किसका प्रयोग करना, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, तो हैविंग कुकिंग नहीं, हैविंग कुक्ड फूड, मतलब भोजन पकाने के बाद में, भोजन पकने के बाद में उसने खाना खाया। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम वहाँ पे इसका प्रयोग किया करेंगे, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्रयोग किया करेंगे। तो इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का हम यूज किया करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में कहीं इस टाइप का दिखाई दे तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आए, इधर से आपके एग्जाम में कोई डीपली क्वेश्चन नहीं बनाया करता है। क्लियर, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वर्ब से रिलेटेड बन सकते थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें पढ़ा रखी हैं। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।